0.53 थोड़ा हाइड्रोजन का जो ऑर्बिट होता है वो लिख दिए हैं, आप 0.5 लेके चलिएगा आंसर। चलिए बढ़िया, थोड़ा और आगे बढ़िए। लिखा है 2 सर्कुलर क्वाइल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर कैरीज इक्वल, मान लो एक रेडियस को R1 मान लो, एक रेडियस को R2 मान लो, कैरीज इक्वल करंट, दोनों में करंट सेम है। क्वाइल है 50 टर्न्स एंड 100 टर्न्स, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 50 है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 100 है, एंड आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट देयर प्लेन्स एज वेल एज सेंटर कोइंसाइड्स, मतलब सेम प्लेन में है। Find the magnitude of the magnetic field B at the common center of the coil if the current in the coils are in the same sense, in the opposite sense. सब फिगर का खेल। पहले तो तुम ये बताओ कि किसी भी क्वाइल के सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो क्या हम लोग म्यू नॉट Ni/2r फॉर्मूला पढ़े हैं? किसी भी क्वाइल के सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो म्यू नॉट Ni/2r, इसका कंसेप्ट लगे। अब आपका काम ये है ना कि लूप को थोड़ा सही तरीके से बस रख लें। ये एक, ये कॉन्सेंट्रिक, उसके अंदर दूसरा, फिर एक और बना लेते हैं ऐसे, एक ये शायद, ये उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक दूसरा, ठीक है, दोनों कॉन्सेंट्रिक है। अब जब आप इसको फिगर वाइज बनाना स्टार्ट करते हैं ना तो आप गौर कर पाएंगे कि अगर दोनों में करंट सेम सेंस में है, इसमें और इसमें, वैसे तो हम अभी I1 और I2 लिख रहे हैं लेकिन दोनों करंट सेम है। हाँ, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, दोनों का अपना अपना रेडियस है, एक का रेडियस R1 है तो एक का रेडियस R2 है, करेक्ट है? ये सब क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ आपको हम दिखा चुके। जरा गौर कीजिए, अगर सेम सेंस में दोनों में करंट फ्लो कर रहा है तो क्या दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरफ होगा? दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा, और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा। बस आपका काम क्या है कि एक का भी फील्ड निकालिए, दूसरे का भी फील्ड निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपका बीनेट आएगा B1 और B2 का सम, क्योंकि करंट सेम सेंस में था, मैग्नेटिक फील्ड सेम सेंस में बनेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। लेकिन जब आप उन्हीं लूप्स के अंदर करंट को अपोजिट सेंस में भेजिएगा, मान लीजिए इसमें फ्लो करने वाला करंट I1 है और इसमें फ्लो करने वाला I2 करंट है जो अपोजिट सेंस में है, तो अगर हम यहाँ डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड देखें तो मेरे छोटे वाले लूप के कारण बी फील्ड ऊपर आ रहा है, जबकि मेरे बड़े वाले लूप के कारण बी फील्ड है ना नीचे आ रहा है। अब 1 और 2 को अगर तुम लिखते हो तो बी फील्ड फर्स्ट है, ये बी फील्ड सेकेंड है, और दोनों अपोजिट सेंस में आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बी नेट निकालेंगे तो जो भी बड़ा होगा, वो कैलकुलेशन का पार्ट है, वो तुम देख लेना कि B1 और B2 में कौन बड़ा है, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। B1 और B2 में जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब आया क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा। क्वेश्चन के तीसरे हिस्से लिखा है, if the outer coil of the previous problem is rotated by 90 about a diameter, what would be the magnitude of the magnetic field? सोचो तो, पहले ये दोनों सेम प्लेन में था, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ, और अगर अपोजिट करंट है तो अपोजिट है, ठीक है। सेम सेंस में करंट था तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था, और अगर अपोजिट सेंस में करंट था तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट में था। कब? जब दोनों का प्लेन पैरेलल था, ऐसे था, प्लेन पैरेलल था, करंट सेम या अपोजिट सेंस में। अगर हम एक के प्लेन को 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या इसका जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 90 डिग्री घूम जाएगा? अब देखो, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, अगर हम एक के प्लेन को 90 घुमाएंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी 90 घूम जाएगा, तो क्या दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अब 90 आएगा? बिल्कुल 90 आएगा। तो जब आप बाहर वाले क्वाइल को, जब आप आउटर क्वाइल को 90 डिग्री से घुमा देंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी 90 डिग्री से घूम जाएगा। और ऐसे सेंस में जब आप थर्ड केस में न्यूमेरिकल बना रहे हैं
हम ट्राई करते हैं फिगर बनाने का। ये मेरा छोटा कॉइल है और इमेजिन कि ये मेरा बड़ा कॉइल है। अब देखो दोनों बीच में आ जाता तो काम ही हो जाता बढ़िया से। चलो, यू हैव टू इमेजिन इन दिस वे। तो आप जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे ना, रुकिए हम ट्राई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाने का। एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर है। समझो कैसे। ये छोटा वाला है जिसका करंट ऐसे घूम रहा है, लेट इट इज I1, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है B1। और ये बड़ा वाला है जिसका करंट परपेंडिकुलर प्लेन में घूम रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ये है B2। और दोनों के बीच का एंगल ये बना आपका 90 सेंटर पे। तो इस बार अगर आप बी नेट निकालिएगा तो वो हो गया आपका रूट अंडर B1 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर। तो सब कुछ फिगर और डायरेक्शन पे बेस्ट है। समझने का कोशिश करना, लगभग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। लिखा है सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस द प्लेन ऑफ द लूप with a speed of with a speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second. The direction of motion makes an angle of 30 degree with the axis of the circle and passes through its center. Find the magnitude of magnetic force on the electron at the instant it crosses the plane. मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप में एक करंट फ्लो कर रहा है I। तो इस करंट के डायरेक्शन को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सेंटर से आपको इसका एक बीफील्ड दिखेगा इधर। और इस बीफील्ड का वैल्यू भी निकालना बहुत आसान है, μ0I/2r। ठीक है। अब हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन इसके सेंटर को क्रॉस किया। हम लाइन थोड़ा ड्रॉ करना चाहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके सेंटर को क्रॉस किया। देखिए आपको लगेगा कि ये प्लेन में है, ये प्लेन में नहीं है। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन है, थोड़ा चलो इसको ग्रीन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो आप ऐसा मान लो ना कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी बी फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है तो क्या फोर्स का इक्वेशन होता है BQV साइन थीटा। अभी तक के न्यूमेरिकल में क्या होता था ना कि ये बेफील्ड आपको दिया रहता था, लेकिन अब क्या है कि बिकॉज आपके पास करंट कैरिंग लूप है तो आप खुद से वो बेफील्ड निकालो, आराम से डाटा सबका यूज करो। यहाँ पे आपको बेफील्ड उस लूप का निकालना पड़ेगा μ0I/2r। और फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लीजिए, उसका स्पीड लीजिए और sin 30 का वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिए, वो आएगा मैग्नेटिक फोर्स BQV। अभी तक के न्यूमेरिकल में क्या था कि आपको बता दिया बी फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है 0.5 टेस्ला का। अब वो देगा नहीं, अब आपको खुद से सोचना पड़ेगा। समझे ऐसा है। लिखा है सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R कैरीज अ करंट I। Another circular loop of radius r, which is much smaller than r, carries a current small I and is placed at the center of the larger loop. The plane of the two circles are at right angle to each other. Find the torque acting on the smaller loop. फिगर देखिए, फिगर ये आपके पास ऊपर कहाँ जा रहा है यार। देखो, ये तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा सर्कुलर लूप है। अगर हम इसमें
करंट आई भेजते हैं तो इसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को आप बहुत आराम से म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस ऑफ रेडियस आर से आप निकाल सकते हैं। इसका रेडियस आर है, ये है इसका रेडियस कैपिटल आर। अब बोला गया कि देखो जहां ये है बिल्कुल वहीं प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक और लूप रखा हुआ, छोटा लूप प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये छोटा लूप है प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, छोटा लूप। इस छोटे से लूप का अपना डायमेंशन है स्मॉल आर, ठीक है, और उसके अंदर एक स्मॉल करंट है आई। अच्छा, अगर आप इसके स्मॉल करंट को लेके चलिएगा ना, मान लीजिए इसमें एक स्मॉल करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये स्मॉल करंट आई अपना एक खुद का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बना रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बना रहा है। तुम अगर उस आई को पकड़ो तो ये है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम। क्या इसको लिख सकते हो आई एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, और एरिया में पाई इंटू आर स्क्वायर। अब तुम गौर करो, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बड़े वाले लूप के बिफील्ड के साथ, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बड़े वाले लूप के बिफील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आपको याद है टॉर्क का इक्वेशन होता है बी एम साइन थीटा। बिफील्ड किसका लेंगे? तो बिफील्ड लेंगे लूप का। कौन से लूप का? तो बड़े वाले लूप का। थोड़ा लिखना पड़ेगा हमको, लिखने देते। ये बिफील्ड लेना है लार्जर लूप का, मैग्नेटिक मोमेंट लेना है स्मॉलर लूप का, और दोनों के बीच का एंगल बना है 90 डिग्री साइन 90। तो बिफील्ड लेना है लार्जर लूप का विच इज म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस ऑफ रेडियस, और मैग्नेटिक मोमेंट लेना है स्मॉलर लूप का विच इज आई टाइम्स ऑफ, नंबर ऑफ टर्न्स तो लेना नहीं है, एंड पाई आर स्क्वायर, और बाकी तो साइन 91। सॉल्व करो, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लिखा है सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरीज अ करंट आई। How should a long straight wire carrying a current 4I be placed in the plane of the circle so that the magnetic field at the center becomes 0? A circular loop of radius R carries a current I. How would a long straight wire carries a current 4I be placed in the plane of the circle so that magnetic field at the center becomes 0? अब जो हम फिगर ड्रॉ करेंगे ना, फिर से वही बात है, फिगर देखिए ध्यान से। तुम्हारे पास ये सर्कुलर लूप है जिसमें मान लो कि ये करंट घूम रहा है आई, ये करंट इसमें आई मूव कर रहा है। इस आई करंट की वजह से सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर, मतलब प्लेन के बाहर तुम्हारी तरफ है? और उस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, अब देखो हम इसके नीचे एक स्ट्रेट वायर को रखते हैं, एक स्ट्रेट वायर जो इसके सेंटर से, मान लो इसके सेंटर से यहां तक का दूरी x है। अब अगर हम इसमें करंट इस डायरेक्शन में भेजे 4I, तो इस जहां जहां ये सेंटर लिखा है ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इसका डायरेक्शन बताओ तो। जब तुम इसको ऐसे होल्ड करोगे तो फिंगर अंदर जाएगा। तो जहां सेंटर है हमारे लूप का, जहां सेंटर है वहां इस स्ट्रेट वायर का जो भी फील्ड स्ट्रेट वायर का है वो क्रॉस में है,
जबकि लूप का बेफील्ड कैसा है, डॉट में है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रहा है। फिर से बेफील्ड जो हमारे सर्कल का है वो डॉट है, मतलब आउटसाइड द प्लेन है, और जो बेफील्ड हमारे स्ट्रेट वायर का है वो क्रॉस में है, मतलब इनसाइड द प्लेन है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, तो क्या नेट बेफील्ड सेंटर पे 0 हो जाएगा? फॉर बी नेट एट सेंटर इक्वल्स टू 0, जो हमारा बेफील्ड लूप के सेंटर पे है और जो हमारा बेफील्ड स्ट्रेट वायर का, या दोनों बराबर होना चाहिए। तो लूप का बेफील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2r, और स्ट्रेट वायर का बेफील्ड होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2, उसका आई एक्चुअली 4i है, बाई डिस्टेंस x। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऐसे इसको सॉल्व करके यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। आप देखिए ना, जो जो कट रहा है उसको काट लीजिए। तो म्यू नॉट से ये म्यू नॉट कैंसिल, 2 से ये 4 कटा 2 टाइम्स, और ये 2 और ये 2 कटा, आई से आई कटा। तो आपके पास आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड में है 1/r और राइट हैंड साइड में है 4/पाई एंड x। आपको x निकालना है, तो आपके x का वैल्यू होगा, आपके x का वैल्यू हो गया, कितना हो गया, 4r/पाई। मतलब अगर आपका वायर 4r/पाई डिस्टेंस दूर रखा जाएगा ना, तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड और जो मेरे उस लूप का मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बिकम्स 0। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बिकम्स 0। सोचना है, डायरेक्शन सोचना है, ठीक है। 19 में लिखा है सर्कुलर कॉइल ऑफ 200 टर्न्स हैज रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। यहां देखना, नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया है, रेडियस दिया है, करंट दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। वो तो आपका आंसर हो गया पहला वाला, कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे देन इट इज म्यू नॉट NI बाई 2r। डाटा पुट करके सॉल्व कर लीजिए। आगे है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल विल द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्रॉप्स टू हाफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर। अब देखिए, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला है। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डॉट एन डॉट 2 पाई r², और नीचे होता है r² प्लस x² पे पावर 3/2। यही वैल्यू है। आपके क्वेश्चन के हिसाब से एक्सिस का बेफील्ड जो है वो सेंटर के बेफील्ड का आधा होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप जाइएगा तो बेफील्ड जो आप एक्सिस पे लिख रहे हैं वो जो बेफील्ड सेंटर पे आता है उसका हाफ होना चाहिए। इसका मतलब म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डॉट एन डॉट 2 पाई r² डिवाइडेड बाई r² प्लस x² पावर 3/2। ये एक्चुअली जो म्यू नॉट NI बाई 2r है, r मतलब रेडियस, चलो कैपिटल R हम लिख रहे हैं तो कैपिटल, डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए। बस दोनों को इक्वेट करो, जो जो कटता है काटो, तुमको x का वैल्यू निकालना है, और आराम से तुम देखोगे कि सब टर्म है ना, आपको दिखेगा कि कौन कौन कट रहा है। देखिए, म्यू नॉट से ये म्यू नॉट कटा, आपके पास यहाँ का जो 2 पाई है, ये जो 2 पाई आपको दिख रहा है उससे ये कटेगा 2 टाइम्स में, और यहाँ का 2 इस 2 से कटेगा। आई से आई कैंसिल, एन से एन कैंसिल, आई से आई कैंसिल, एन से एन कैंसिल। अब आपके पास कुल मिला के जो बचा है उसको जरा देख लो। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बचा है, लेफ्ट हैंड साइड में बचा है r² डिवाइडेड बाई r² प्लस x² पावर 3/2, और राइट हैंड साइड में बचा है 1/2r।
चलिए भाई आराम से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। बोला गया था कि एक्सेस पे वो पॉइंट निकालो जहां का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का हाफ है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है ऐसा, a charge of 3.14 10 power minus 6 coulomb is distributed uniformly over a circular ring of radius 20 centimeter. The ring rotates about its axis with angular velocity omega. Find the ratio of electric field to the magnetic field at a point on the axis at a distance 5 centimeter from the current from the center. देखिए ये आपके पास एक रिंग है जिसके ऊपर मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इस एक्सिस के अबाउट में ओमेगा से घूम रहा है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका अपना एक रेडियस सोच लीजिए, इसका अपना एक रेडियस लिख लीजिए r। ये डिस्टेंस मान लीजिए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, सपोज यहाँ पे हम लोग इसको x लिख देते हैं। तो अब जो आपका कोई पॉइंट होगा उस पॉइंट पे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और ये घूमेगा जब तो करंट बनेगा और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी है। सबसे पहले चार्ज के कारण जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या आपको फॉर्मूला याद आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx/r² प्लस x² पे पावर 3/2। अपना डाटा पुट करो, सॉल्व करके ई निकाल लो। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला है μ0/4 पाई I, नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 होगा, IN 2 पाई रेडियस का स्क्वायर बाई r² प्लस x² पे पावर 3/2। बस इसके कैलकुलेशन में तुमको I चाहिए, बीफील्ड के कैलकुलेशन में लिए I चाहिए। I का वैल्यू होता है चार्ज बाई टी। आप लिख सकते हो चार्ज बाई टी की जगह लिख सकते हो 2 पाई बाई ओमेगा। देखो भाई ओमेगा होता है ना 2 पाई बाई टी, तो टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये क्यू हो गया, ओमेगा ऊपर आ गया, नीचे 2 पाई। बस आप इस करंट के वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस करके बीफील्ड लिख सकते हैं। आराम से दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, नीचे वाला डिनोमिनेटर कट जाएगा, r² प्लस x² पावर 3/2 कट जाएगा और आप आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। आइए थोड़ा और आगे। लिखा लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई A and B carries a current I distributed uniformly over its cross section. Find the magnitude of the magnetic field at a point A just inside the tube, just outside the tube. देखिए ऐसा क्वेश्चन तो बैचेस के अंदर कराया गया है, बोला जाए तो इससे अच्छा क्वेश्चन कराया गया है। अभी तो ये थोड़ा आसान है। इस तरह से तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, इसका इनर रेडियस A है और इसका आउटर रेडियस B है, और इस पोर्शन से करंट फ्लो कर रहा है। यहां से ये करंट है ना निकल रहा है, अंदर वाला पोर्शन तो खाली है, केवल यहां से करंट निकल रहा है। आप अगर ध्यान देंगे तो बैचेस के अंदर इस तरह का न्यूमेरिकल एक कराया गया है आपको। तो क्वेश्चन बोला जस्ट इनसाइड द ट्यूब, जस्ट इनसाइड द ट्यूब। अब आप ही थोड़ा दिमाग दौड़ा लीजिए, जस्ट इनसाइड द ट्यूब क्या होगा?
अगर आप ट्यूब के अंदर कोई एक पॉइंट P1 लेते हैं तो आपको याद है कि यहाँ पे जब आप एम्पीरियन लूप बनाते हैं तो उस एम्पीरियन लूप से जुड़ा हुआ करंट का वैल्यू कितना होता है? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0। तो अगर पहला क्वेश्चन का आंसर लिखो ना तो यहीं पे देख लो ना कि उसका जो आई नेट का वैल्यू होगा एम्पीरियन लूप का वो 0 होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब बोला गया जस्ट आउटसाइड द ट्यूब। अब ट्यूब के बाहर सोचो, अगर आप ट्यूब के बाहर कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं यहां, और यहां पे बनाते हैं कोई एक एम्पीरियन लूप, ये पॉइंट P2 है बाहर, यहां जब आप बनाएंगे एम्पीरियन लूप तो पूरा का पूरा आई करंट इस लूप के अंदर आएगा, और पूरा का पूरा अगर आई नेट का वैल्यू आई आ गया, सेंटर से डिस्टेंस आर है, तो हम लोग तो बार बार देखे हैं कि बी फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर। तो देखिए बाहर वाले पॉइंट और अंदर वाले पॉइंट में कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, मेन है कि अगर बीच में कोई पॉइंट रहता तो आप किस तरह से बिहेव करते हैं। और इसके लिए आप है ना क्लास में ऑलरेडी इसका क्वेश्चन किया गया है, उसको ध्यान रखिएगा। क्लास में जो इसका क्वेश्चन हुआ है उसको ध्यान रखिएगा, उसके बेसिस पे आपको इसका आंसर देना है। कब? बीच वाला, जबकि क्वेश्चन सॉल्व है। आउटसाइड में म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर होगा, इनसाइड में 0 होगा, और अगर बीच में कहीं रह गया तो फिर आपका कैलकुलेशन आपको बताया गया, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, एक बार जरूर कर लीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। लिखा है सॉलिड वायर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर, सी है 20 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, रेडियस है 10, तो जब आप 2 सेंटीमीटर दूर बात करते हैं तो आप इनसाइड बोलते हैं, जब आप 10 सेंटीमीटर दूर बात करते हैं तो आप सरफेस पे बोलते हैं, और जब आप 20 सेंटीमीटर दूर बात करते हैं तो आप आउटसाइड द सरफेस बात करते हैं। हम तीनों का मैग्नेटिक फील्ड आपके समय डेरिवेशन हुआ है कि अगर बी फील्ड इनसाइड में लेना है तो इसका इक्वेशन बनता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i स्मॉल आर, और नीचे होता है आर स्क्वायर, जहां स्मॉल आर स्टैंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और कैपिटल आर स्टैंड करता है रेडियस। सॉल्व कर लेना। जब आप सेकंड पॉइंट बनाइएगा तो सरफेस का बेफिल्ड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एंड दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर। और जब आप बाहर बात करते हैं आउटसाइड का तो इक्वेशन होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई स्मॉल आर। क्वेश्चन में ये तीनों डाटा अपना ऊपर से देख के आराम से पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन बोला कि भाई इसका ग्राफिकल एनालिसिस भी कर दीजिए। एकदम सीधा सीधा यही क्वेश्चन लगभग है ना आपके कॉपी पे कराया गया। अब ये क्वेश्चन तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि डाटा तो हम नहीं दिए थे, लेकिन रेडियस इन सब के ऊपर आपका पूरा काम हो गया। ये आपका बेफिल्ड है और ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो बेफिल्ड कैसे वैरी करता है? शुरुआत में ये स्ट्रेट लाइन होता है सेंटर एक्सिस से लेके सरफेस तक, ठीक है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है, और उसके बाद फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से इस तरह का ग्राफ फॉलो करता है। तो बेफिल्ड पहले होता है आर के साथ प्रोपोर्शनल, और फिर बेफिल्ड होता है आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और सेंटर पे मतलब सरफेस पे बेफिल्ड होता है मैक्सिमम। ये है सरफेस, सरफेस जहां स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। तो ये ग्राफ दैट इज 22। चलो आगे बढ़ो। लिखा है टू लार्ज मेटल शीट्स कैरी सरफेस currents as shown in figure. The current through a strip of width dl is kdl where k is constant. Find the magnetic field at the points p q and r. देखिए कोई भी इस तरह का अगर एक स्ट्रिप रहता है ना तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है म्यू नॉट k बाई 2। हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कैसा मेटल पता है, जैसे ये मेरा मोबाइल है,
ठीक है, इसके पूरे सरफेस में करंट है, ऐसे करंट आ रहा है। आपको हम इसका क्रॉस सेक्शन दिखाई दे तो यहां से आपको करंट बाहर आता हुआ दिखाई देगा, या अगर अंदर आ जा रहा होगा तो यहाँ क्रॉस दिखाई देगा। क्रॉस होने का मतलब है कि यहाँ पे करंट इंटर कर रहा है, डॉट होने का मतलब है कि यहाँ से करंट बाहर आ रहा है। याद रखिएगा पूरा मेटल का प्लेट है, पूरा मेटल का प्लेट है, समथिंग लाइक दैट, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, समझे? तो यहाँ पे इंटर और बाहर आने वाला कंसेप्ट है। अगर आप इसमें डॉट्स लगाना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब है कि इस पूरे मेटल के शीट से करंट आपकी तरफ निकल रहा है। और जब आप थंब को ऐसे बाहर करके इसको ऐसे पकड़िएगा ना तो आपका फिंगर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, आपका फिंगर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। हम आपको एक आइडिया देते हैं, तो आपका फिंगर यहाँ घूमेगा एकदम, हम लाइट कलर चुनते हैं कि बस आपको खाली हल्का सा उसका व्यू दिखे। सर्कल मान, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा। जब आप इससे एक्स डिस्टेंस अवे बात करते हैं, यहां से मान लीजिए एक्स डिस्टेंस अवे, तो जरा खुद से सोचिए कि इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड तो आपको इस तरफ मिलेगा ना केवल, ये। और इसी बी फील्ड का वैल्यू होता है, इसी बी फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट K/2, यही बी फील्ड। अब ये नीचे में कोई पूछेगा तो इस डायरेक्शन में है, और वही बी फील्ड है म्यू नॉट K/2। तो अब आप चलिए ऐसे ही आप यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के हिसाब से अपने क्वेश्चन को एडजस्ट कीजिए। ऊपर डॉट है, नीचे क्रॉस है। तो देखो हम लोग इस सीट को, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं भाई, हम लोग इस सीट को 1 मान लेते हैं, इस सीट को 2 मान लेते हैं। तो 1 का जो डॉट है उस वजह से थोड़ा और फिगर बड़ा करते हैं, क्योंकि सब तो फिगर का ही खेल है इसमें। 1 का जो डॉट है, तो डॉट की वजह से P1 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होगा, खाली एरो देखते चलिए। 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा। और 2 का क्रॉस है, 2 का क्रॉस है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट पे वो राइट की तरफ होगा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2। अब आ जाओ क्यू पर, क्यू पे बात करेंगे। क्यू पे 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड राइट में, और 2 के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड राइट में, दोनों राइट में, दोनों राइट में। क्यू पॉइंट पे 1 का मैग्नेटिक फील्ड B1 भी राइट में और 2 का मैग्नेटिक फील्ड B2 भी राइट में। अब आ जाओ नीचे, 1 का मैग्नेटिक फील्ड राइट में, आप ऐसे पकड़िएगा ना थंब बाहर करके तो फिंगर अपने आप घूमेगा। यहां से भी आप फिगर, इस फिगर से भी देख सकते हैं, देखिए इसके नीचे वाले पॉइंट पे लीजिएगा, ये राइट आएगा। तो यहां देखिए, यहां राइट में, और क्रॉस की वजह से लेफ्ट में। तो दिस इज B1 एंड B2। अब सोचो जरा, जरा इस बी फील्ड के इक्वेशन को देखो, म्यू नॉट K/2, ये कहीं भी आपको लगता है कि ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है? नहीं, ये कांस्टेंट। तो डिस्टेंस से अगर इसको कोई मतलब नहीं है, तो जो मेरा ऊपर वाला पॉइंट P है वहां का नेट बी फील्ड 0 होगा, क्योंकि दोनों बी फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। इस R पॉइंट पे भी अगर आप बी नेट निकालोगे तो वो 0 होगा, क्योंकि दोनों बी फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। लेकिन बीच वाले पॉइंट्स पे दोनों बी फील्ड एक तरफ है, तो जब आप बी नेट निकालोगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, B1 प्लस B2 दोनों ऐड हो जाएगा, और दोनों होगा म्यू नॉट K/2 और प्लस म्यू नॉट K/2। जब आप दोनों को ऐड कर लीजिएगा देन ओवरऑल इट इज म्यू नॉट K। तो केवल बीच वाले इस क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एग्जिस्ट करेगा विच इज म्यू नॉट K। अदरवाइज P और R दोनों पे ही नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होगा, बिकॉज दे कैंसल्ड आउट ईच अदर। सही है, तो ये चीज तुम्हारे पास रहा है।
अच्छे से देखो, समझो, सीधा सीधा याद रखना ऐसे डाटा सबको। हाँ, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको खत्म करते हैं। गुड। लिखा, लॉन्ग सोलेनोइड इज फैब्रिकेटेड बाय क्लोजली वाइंडिंग अ वायर ऑफ रेडियस 0.5 mm over a cylindrical non-magnetic frame so that the successive turns nearly touches each other. What would be the magnetic field B at the center of the solenoid if it carries a current of 5 ampere? If it carries a current of 5 ampere. अच्छा सोचो, एक वायर है, मान लीजिए ये वायर, और इसका ये रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, तो एक वायर कितना डिस्टेंस खुद से ऑक्यूपाई कर लेगा? तो एक वायर अपने डायमीटर के बराबर का डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर लेगा। एक वायर अपने मान लीजिए जैसे हमको है ना, इसके ऊपर कुछ लपेटना है, अब हम खोज रहे हैं कुछ, सपोज ना हम अपना इसी का यूज कर लेते हैं। देखिए, इसको अगर हमको लपेटना है तो कम से कम ये जो थिकनेस आपको दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हो ना बीच में, इतना इतना तो ये ऑक्यूपाई करेगा ना। इससे नजदीक तो आप किसी को नहीं ना ला सकते हैं। देख लीजिए, फिगर देखिएगा, इधर ले जाए, हाँ इधर व्हाइट में ले जाते समझ में आएगा। हाँ ये देखो, जितना इसका थिकनेस है उतना तो ये डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर लेगा ना, दैट इज डायमीटर। डायमीटर के बराबर डिस्टेंस, डायमीटर के बराबर वो डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो अब आप इस बेसिस पे जब आप यहाँ डिस्कशन करते हैं ना, चीजों को थोड़ा समझ लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फ्रेम है, सपोज यही फ्रेम है, और इस पे आप वायर्स को लपेटना स्टार्ट किए। ठीक है, इसको हम गोल कर ले ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये फ्रेम। फिगर अच्छा बनना जरूरी है। रुक जाओ भाई, ये लेफ्ट वाला क्रॉस सेक्शन है, ये राइट वाला क्रॉस सेक्शन है। अब इसके बीच में आप तार को लपेटना स्टार्ट किए। जो तार आप लपेट रहे हैं वो हर एक वायर इतना इतना डिस्टेंस लेते चलेगा, हर एक वायर इतना इतना डिस्टेंस लेते चलेगा। जितना उसका डायमीटर है उतना उतना वो डिस्टेंस लेते चलेगा। हर एक वायर इतना इतना डिस्टेंस लेते चलेगा, जितना उसका डायमीटर है उतना वो डिस्टेंस ऑक्यूपाई करते चलेगा। जितना उसका डायमीटर है उतना वो डिस्टेंस ऑक्यूपाई करते चलेगा। अब बार बार इसको रिपीट कीजिए। अगर मेरे पूरे सॉलिनॉइड का लेंथ L है, अगर मेरे पूरे सॉलिनॉइड का लेंथ L है और एक एक वायर का डायमीटर यहाँ D है, तो क्या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स L/D है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स L/D है। लेकिन आप याद कीजिए कि आपको तो सॉलिनॉइड में स्मॉल n का जरूरत पड़ता है, जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1/D है? 1 बाई डायमीटर, सही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब 1 बाई डायमीटर का मतलब हो गया 1 बाई ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन पे। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सॉलिनॉइड के अंदर आप पहले से पढ़ के रखे हैं, म्यू नॉट NI। भाई म्यू नॉट का वैल्यू पुट कर देना 4 पाई 10⁻⁻⁷, और जहां आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चाहिए वहां 1/2R लिख लेना। और क्वेश्चन में करंट आपका मजे में दिया हुआ है, क्वेश्चन में करंट आपका आराम से दिया हुआ है, जरा देख लीजिए डाटा सब। क्वेश्चन में करंट 5 एम्पियर का दिया हुआ है और रेडियस भी आपका 0.5 mm दिया हुआ है। डाटा पुट करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। समझना बस ये था कि वायर का जो डायमीटर है वो उस हिसाब से कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो पूरा आप निकालोगे वो L/D होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो निकालोगे वो 1/D आएगा। ठीक है, सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर एग्जिस्ट करता है और उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट NI। डाटा पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया। तो ये था तुम्हारे पास मैग्नेटिज्म का दूसरा सेक्शन। बेहतरीन,